Hi friends, my name is Arif Khan. Today we will discuss about numerical problems based on mole fraction. आज हम मोल फ्रैक्शन मोल प्रभाज पर आधारित कुछ प्रश्नों को कुछ गणनाओं को हल करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 5.8 ग्राम of acetone are dissolved in 450 ml of water. Calculate the mole fraction of acetone and water in the solution. 5.8 ग्राम एसीटोन को, एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3 है, इसको 450 ग्राम जल में घोला गया। अब जो सॉल्यूशन जो विलयन बन गया, उस विलयन में एसीटोन और जल के मोल प्रभाज की गणना करनी है। तो चलिए शुरू किया जाए। मोल प्रभाज क्या होता है? जिस कंपोनेंट का, सॉल्यूशन के जिस अवयव का, कंपोनेंट का मोल प्रभाज लेना होता है, निकालना होता है, उसके मोल्स की संख्या को ऊपर लिखते हैं और कुल मोल की संख्या विलेय का मोल और विलायक का मोल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, उसको नीचे रखते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, उसको नीचे रखते हैं। चलिए तो पहले हम मोल्स निकालें। अब एसीटोन का मोल निकालना है तो पहले उसका मास पता होना चाहिए। एसीटोन का मास दिया हुआ 5.8 ग्राम, ये एसीटोन का द्रव्यमान हो गया। अब एसीटोन का हम अणुभार निकाल लें, एसीटोन का हम मोलर मास निकाल लें। तो इसके लिए इसके फॉर्मूला की आवश्यकता होगी। कार्बन का देखिए, एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3, कार्बन का यहाँ एटॉमिक मास 12 होता है, ये प्रश्न में दिया रहेगा। हाइड्रोजन का 3 हाइड्रोजन है, 1 गुणे 3। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3 हाइड्रोजन है, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब सबको जोड़ेंगे तो आएगा 58। एसीटोन का मोलर मास 58 आ गया। अब हम क्या करें, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसीटोन क्या हो जाएगा? मास ऑफ एसीटोन अपॉन मोलर मास ऑफ एसीटोन। एसीटोन के मोल की संख्या क्या हो जाएगी? भार बटा अणुभार। एसीटोन का भार कितना है? 5.8 ग्राम। अणुभार मोलर मास कितना? 58। तो एसीटोन के मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसीटोन कितना आ गया? 0.1 आ जाएगा। अब हम क्या कर ले, मास ऑफ H2O निकाल ले। मास ऑफ H2O कितना दिया हुआ? 450 ग्राम। मोलर मास ऑफ H2O 18 आएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 2 हाइड्रोजन है, 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 2 18। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O क्या होंगे? मास अपॉन मोलर मास। H2O के मोल की संख्या भार बटा अणुभार। H2O का मास कितना दिया हुआ है? 450 ग्राम दिया, सॉरी यहाँ पर 450 ग्राम, ठीक है। अब मोलर मास कितना है? H2O का 18, 450 बटा 18 आएगा 25। तो H2O के मोल की संख्या आ गई 25। अब हम एसीटोन का मोल फ्रैक्शन निकाल लें। मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन क्या होगा? जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके मोल की संख्या को ऊपर लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे लिखेंगे। मोल्स ऑफ एसीटोन प्लस मोल्स ऑफ H2O। एसीटोन का मोल्स कितना है? 0.1 है। 0.1 प्लस H2O का 25, तो ये 0.1 बटा 25.1 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटा 251 आ जाता है। इसी तरह से एसीटोन का मोल प्रभाज जैसे निकल गया, वैसे हम जल का मोल प्रभाज H2 का मोल फ्रैक्शन निकाल लें। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स अंश में लिखते हैं और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ एसीटोन, मोल्स ऑफ H2O। H2O का मोल कितना है? 25। मोल्स ऑफ एसीटोन कितना है? 0.1। मोल्स ऑफ H2O कितना है? 25। तो इस तरह से 25 बटा 25.1 आ जाएगा। सॉल्व करने पर 250 बटा 251 आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन इस सॉल्यूशन में कितना है? 1 बटा 251। और भी आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने इतना ही करा हुआ है। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना है? 250 बटा 251। अगर हम इन दोनों के, इस सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट है, एक है एसीटोन, दूसरा है H2O। इन दोनों का अगर मोल फ्रैक्शन का योगफल लेंगे तो वह 1 आएगा। इन दोनों के मोल फ्रैक्शन को जोड़ेंगे तो टोटल 1 आता है। जोड़ के देख लेंगे, 1 आएगा। अब हम इसी पर एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है।
देखिए जैसे बोला जाए और solution of एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH एंड वाटर contains 54% H2O by mass. Calculate mole fraction of ethanol means C2H5OH, mole fraction of ethanol and water. क्या कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें एथेनॉल और H2O, एथेनॉल और वाटर का एक विलयन है, उसमें 54% भारानुसार बाई मास 50% H2O है। अभी सॉल्यूशन में एथेनॉल और वाटर का मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं कि अगर सॉल्यूशन हम ले रहे हैं तो अगर ये 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया गया तो उसमें 54 ग्राम क्या है, पानी है, तो और बाकी क्या 100 माइनस 54 यानी 46 ग्राम क्या होगा, एथेनॉल होगा। तो देखिए मास ऑफ एथेनॉल, मास ऑफ C2H5OH ये कितना हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन, क्योंकि ये मास परसेंटेज दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वेट हम कितना मानेंगे 100 ग्राम। अब उसमें 54 ग्राम क्या है, वाटर, और ये सॉल्यूशन दो ही कंपोनेंट से बना हुआ है, एथेनॉल और वाटर से, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 54 ग्राम वाटर है, तो बाकी क्या होगा 46 ग्राम ऑफ 46 ग्राम एथेनॉल होगा। अब एथेनॉल का हम मोलर मास निकाल लें, मोलर मास ऑफ एथेनॉल, मोलर मास ऑफ एथेनॉल चलिए निकाला जाए। देखिए यहाँ कार्बन का एटॉमिक मास 12 दिया रहेगा क्वेश्चन में, 2 कार्बन एटम है, इसमें 2 से गुणा कर दें, प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे 5 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का 1 होता है, ये सब जोड़ने पर आएगा 46। तो एथेनॉल का मोलर मास 46 आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल निकाल लिया जाए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल, इसके लिए फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास। एथेनॉल के मोल की संख्या भार बटा अणु भार, एथेनॉल का भार कितना दिया हुआ है 46 ग्राम, इसका अणु भार मोलर मास कितना आया 46 बटा 46 1 आ जाएगा। अब H2O का मास कितना दिया हुआ है, मास ऑफ H2O क्वेश्चन में दे रखा है 54% H2O बाई मास, 100 ग्राम सोल्यूशन में 54 ग्राम वाटर है। अब मोलर मास ऑफ H2O 18 होता है, मोल्स ऑफ H2O निकालिए मास अपॉन मोलर मास से, तो अब देखिए 54 बटा 18 मास है 54 ग्राम, मोलर मास है 18, तो ये आ जाएगा 3, 18 3 54। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ हम एथेनॉल पहले निकाले, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल्स को हम ऊपर लिखते हैं, मोल्स ऑफ एथेनॉल ऊपर लिखे जाएंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट कौन है, एथेनॉल, क्यों एथेनॉल सोल्यूट है क्योंकि यह कम मात्रा में है और H2O ज्यादा मात्रा में है तो वो सॉल्वेंट होगा। अब मोल्स ऑफ एथेनॉल 1 है अपॉन मोल्स ऑफ एथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ H2O, मोल्स ऑफ एथेनॉल 1 है और मोल्स ऑफ H2O 3 है, तो ये आ जाएगा 1/1/4, 1/4। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O क्या हो जाएगा, इसी तरह से मोल्स ऑफ H2O ऊपर लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे, मींस मोल्स ऑफ एथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ H2O। मोल्स ऑफ H2O कितने हैं 3, मोल्स ऑफ एथेनॉल कितने हैं 1 और मोल्स ऑफ H2O आया है 3,
तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन, एथेनॉल का मोल प्रभाज कितना आया, 1/3 और H2O का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना आया, 3/4। इन दोनों का मोल प्रभाज जोड़ा जाएगा तो टोटल 1 आएगा। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, इसको कमेंट बॉक्स में करके दिखाएंगे सभी लोग। क्वेश्चन क्या है, ये होमवर्क हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, और सॉल्यूशन ऑफ यूरिया NH2CO NH2 एंड वाटर कंटेन्स 6% यूरिया, 6% यूरिया NH2CO NH2 by mass. Calculate the mole fraction of urea NH2CO NH2 and water. जान लीजिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए अब इसके बाद कुछ हम खास बातें बताएं। जितने भी हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ चुके हैं, आज सारा कंसंट्रेशन टर्म्स हमारा खत्म हो गया। 8 के 8 कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस हो गए। अब इससे रिलेटेड थोड़ी सी बातें बताएं, कुछ एक्स्ट्रा बातें बताएं, इसको हम कह देते हैं एक्स्ट्रा शॉर्ट्स। तो आज हम 2 एक्स्ट्रा शॉर्ट देंगे सभी लोगों को। देखिए, पहली चीज, अगर कोई सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन जब बन जाता है, जैसे मान लीजिए शुगर को हमने वाटर में ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। चलिए, सॉल्यूशन बन गया। अब ये जो सॉल्यूशन बन गया इसकी कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हो जाएंगी। तो इसकी जो कंसंट्रेशन टर्म है, जैसे वेट बाय वेट परसेंटेज, इसको मास परसेंटेज कहते हैं, या इसकी जो मोलैलिटी है और इसका जो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, ये 3 जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ये कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर हम बदलेंगे तो ये तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स चेंज नहीं होंगे। अब ऐसा क्यों है आगे हम बताते हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर सॉल्यूशन का चेंज करेंगे तो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यानी वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, ये जो होते हैं टेम्परेचर चेंज होने से चेंज हो जाते हैं। क्यों ऐसा है, देखो, ये जो कोई सॉल्यूशन बनता है तो उसमें ये जो तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, इनमें द्रव्यमान शामिल होता है, मास इन्वॉल्व होता है। देख लेंगे, सबका फॉर्मूला हमने बताया हुआ है। तो इन तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स में, मास परसेंटेज में, मोलैलिटी में, मोल फ्रैक्शन में मास शामिल होता है, द्रव्यमान सम्मिलित होता है। द्रव्यमान के ऊपर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सामान्य परिस्थितियों में मास के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर हम चेंज करेंगे तो ये सॉल्यूशन के जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, मास परसेंटेज, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, मोललता और द्रव्यमान प्रतिशत, ये परिवर्तित नहीं होते, स्थिर बने रहते हैं। लेकिन जब हम टेम्परेचर सॉल्यूशन का चेंज करते हैं, ताप परिवर्तित करते हैं, तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, नॉर्मेलिटी, मोलरता, ये सब वॉल्यूम पर डिपेंड करते हैं। इनमें वॉल्यूम, आयतन शामिल होता है, इनमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है और वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर का असर पड़ता है, आयतन के ऊपर ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप परिवर्तित होने से आयतन भी बदलता है
और इन कंसंट्रेशन टर्म्स में आयतन जरूर आता है, तो इसलिए ताप परिवर्तन से ये कंसंट्रेशन टर्म्स आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, नॉर्मलता और मोलरता ये परिवर्तित होते हैं, और ये कंसंट्रेशन टर्म्स परिवर्तित नहीं होते, ताप बदलने से स्थिर बने रहते हैं। चलिए अब इसके बाद एक एक्स्ट्रा शॉर्ट और हम बता दें। अगर कोई सॉल्यूशन होता है, जैसे अभी हमने बताया कि अगर हम पानी में शुगर ऐड कर दें, ठीक है ना, तो अब इसमें देखो क्या हो जाएगा। जब ये सॉल्यूशन बन गया तो इसको अगर हम डाइल्यूट करें, डाइल्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें बाहर से थोड़ा सा पानी और ऐड करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन तनु हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो जब हम विलयन को तनु करते हैं, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, तो इसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी बदल जाती है। लेकिन इसमें सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी तो बदल जाती है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये चेंज नहीं होते हैं। सॉल्यूशन को अगर हम डाइल्यूट करते हैं, सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी चेंज हो जाती है, लेकिन उसमें उस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये परिवर्तित नहीं होते हैं। चलिए अब इसके आगे एक आज से नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। क्या है इसमें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ये एक नई टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन है, विलयन के अनुसंख्य गुण हैं, ये विलयन के ऐसे भौतिक गुण होते हैं। कोई भी विलयन है, उस विलयन के ऐसे कोई भी सॉल्यूशन बन रहा है, अगर जैसे हम क्या लेते हैं, पानी क्या है, एक वाष्पशील विलायक है, एक वोलाटाइल सॉल्वेंट है। अगर इसमें हम कोई अवाष्पशील विलय नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं, जैसे चीनी मिला दें यानी सुक्रोज, तो इसका वाष्प दाब वेपर प्रेशर चेंज हो जाता है। इस वेपर प्रेशर में चेंजिंग की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज क्रिएट होती हैं, जिनको हम अणुसंख्य गुण कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो सब वाष्प दाब वेपर प्रेशर से कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी होती हैं, उनसे संबंधित होती हैं। कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं? 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमको पढ़ना। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा क्या है, हिमांक क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। इसके बाद हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद परासरण दाब, विलयन का परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये 4 अणुसंख्य गुण, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमको जानना है। ये चारों अणुसंख्य गुण वाष्प दाब से वेपर प्रेशर से जुड़े होते, जैसा कि हम बता दिए कि अगर किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट पे हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जैसे सुक्रोज C12H22O11 ऐड करते हैं तो वाष्प दाब वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। इसी वजह से चारों प्रॉपर्टीज क्रिएट होती है सॉल्यूशन की। अब ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, जान लीजिए, कि जो इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि सॉल्यूट का नेचर क्या, नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या, इसमें हम सुक्रोज मिला रहे हैं, ग्लूकोज मिला रहे हैं या फिर यूरिया मिला रहे हैं, इस पर डिपेंड
नहीं करते, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करते। तो ये प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ये क्या होते हैं? या तो एटम्स हो सकते हैं, या फिर आयंस हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स अणु हो सकते हैं। यानी विलयन के वे गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या अणुओं या आयनों पर निर्भर करते हैं, लेकिन विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। ऐसे गुणों को हम विलयन के अनुसंख गुण कहते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends only on number of solute particles, molecules or ion present in definite volume of solution but do not depend on nature of solute. These properties are called as colligative properties. जैसे अगर हम क्या कर देते हैं, तीन सॉल्यूशन ले ले, कैसे? तीन बर्तन लें, तीनों हम क्या करें, एक एक लीटर पानी लेते हैं। पानी किसका काम करेगा? वाटर का। पानी किसका काम करेगा? सॉल्वेंट का। अब एक तीनों में हम क्या करें, एक एक मोल डिफरेंट सॉल्यूट डिसॉल्व करें, एक एक मोल। अब जानते हैं एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? अवोगाड्रो संख्या के बराबर 6.023 × 10⁻23। अगर हम इस सॉल्यूशन में, इस वाटर सॉल्वेंट में, 1 लीटर वाटर में 1 मोल सुक्रोज ऐड करना चाहते हैं तो कितना ग्राम सुक्रोज लेना पड़ेगा? सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है? 342। तो 342 ग्राम सुक्रोज लेंगे तो यह 1 मोल सुक्रोज हो जाएगा, जिसमें मॉलिक्यूल्स अणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23 होगी। 1 मोल वाटर में अगर हम 1 मोल ग्लूकोज ऐड करेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। इसका मोलर मास 180। तो अगर हम 180 ग्राम ग्लूकोज लेंगे तब ग्लूकोज का 1 मोल होगा, लेकिन उसमें ग्लूकोज के 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना ही होंगे। 1 मोल अगर हम यूरिया 1 लीटर वाटर में ऐड कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2। 1 मोल यूरिया लेना है तो कितना यूरिया लेना पड़ेगा? जितना कि उसका मोलर मास है 60, उसी के बराबर का मास यानी 60 ग्राम लेना पड़ेगा। तो ये तीनों सॉल्यूशन जो हो गए उसमें वॉल्यूम 1 लीटर है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 1 मोल। 1 मोल में इतना 6.023 × 10⁻23। लेकिन सॉल्यूट क्या है? डिफरेंट है, उनकी अमाउंट डिफरेंट, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? सेम है। तो इन तीनों सॉल्यूशन की जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। क्यों सेम होंगी? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? समान है, एक ही मोल है। तो इन तीनों विलयनों का समान रूप से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, समान रूप से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा, समान रूप से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा, समान रूप से ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। यानी कि इन तीनों सॉल्यूशन में चूंकि नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, भले इन सॉल्यूट का नेचर डिफरेंट है, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में नंबर ऑफ पार्टिकल सिमिलर हैं, तो इन तीनों के कुछ प्रॉपर्टीज सेम होंगी, जिन्हें कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने बताया जो वेपर प्रेशर से कनेक्टेड होती हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती हैं। इन्हीं चारों प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।